6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक बिहार शरीफ सहित 6 ठिकानों पर एनआईए और एटीएस की संयुक्त रूप से कार्रवाई छापेमारी की हुई और अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई के मामले में कल यहां सीधे तौर पर पीके गन हाउस में छापेमारी की गई थी। छापेमारी को लेकर अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अपराधी सतेंद्र सिंह ज्वेलरी शॉप की आड़ में अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई का एक नेटवर्क ही चला रहा था। यहां से AK-47 का कारतूस, इसके साथ ही साथ देसी विदेशी हथियार और गोलियों की अवैध रूप से खरीद बिक्री की जा रही थी। इस नेटवर्क के तार झारखंड से लेकर यूपी के कानपुर और हरियाणा तक जुड़े हुए हैं। हथियारों की खरीद बिक्री के बदले पैसे के लेन देन के लिए CSP का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसी ने सतेंद्र के ठिकाने के साथ कई डिजिटल साक्ष्य जो जुटाए हैं उससे संबंधित एक डायरी भी बरामद हुई है और इसके बाद अब पूरे नेटवर्क और उसके विस्तार को अब खंगाला जा रहा है। तो एनआईए और एटीएस की दबिश लगातार एक साथ संयुक्त कार्रवाई के तौर पर और बड़ा खुलासा इस बीच, जहां पर नालंदा में एनआईए की टीम ने अवैध हथियार कारतूस के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और बताया जा रहा है कि यहां से देसी विदेशी हथियार जो है वो झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर तक सप्लाई चेन एक तरीके से बनाया गया था। गन हाउस की आड़ में अंतरराज्यीय सिंडिकेट का संचालन हो रहा था, जिसकी अब तह तक पहुंचने की कोशिश में इस वक्त एनआईए और एटीएस की टीम की तरफ से एक एक बिंदु की गहनता से जांच की जा रही है। और देखिए किस तरीके से CSP के जरिए पैसे के लेन देन का पूरा खेल चलता था। सतेंद्र के ठिकाने से कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, डायरी की बरामदगी हुई और एक एक नंबर की जांच और उसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। तो देखिए इस वक्त नालंदा में एनआईए की रेड मामले में आपको बताते चले कि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई और डीजीपी विनय कुमार का बयान भी सामने है, जिसमें डीजीपी विनय कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। गिरोह को लेकर डीजीपी की तरफ से खुलासा किया गया। अंतर्राज्यीय स्तर पर ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। मुख्य सरगना है विजय कालरा और पिछले साल ही कालरा को गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल नालंदा और कैमूर में रेड की गई थी, जिसमें एनआईए अब पूरे मामले की जांच जो है वो पूरी विस्तार से और गहनता से करती हुई डीजीपी विनय कुमार की तरफ से एक बड़ी जानकारी जो है वो साझा की गई इस पूरे कार्रवाई को लेकर। अवैध हथियार के मामले में बिहार पुलिस, बिहार एटीएस और STF के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार कार्रवाई। आप देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था। तो देखिए डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब जब जांच पड़ताल की जा रही है, सतेंद्र के ठिकाने से जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उसे भी खंगाला जा रहा है और बड़ा बयान डीजीपी की तरफ से, जिसमें गिरोह को लेकर उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की गई। अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला है तार। तो जो मुख्य सरगना है उसे लेकर कालरा को गिरफ्तार किया गया है पिछले साल ही और अब पूरा नेटवर्क इसी की तरफ से संचालित किया जा रहा है। इस कड़ी को अब जोड़ने की कोशिश में यहां पर एनआईए और एटीएस की टीम जो है वो जुट गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अपराधी सतेंद्र सिंह की करतूत और उसके अवैध कारतूस के कनेक्शंस कहां तक फैले हुए हैं, कहां तक ये पूरी की पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो देखिए 2001 से 2009 में भी ये शख्स जो है ये दोनों वक्त पुलिस की गिरफ्त में आया। इस शख्स को पकड़ा गया। अवैध हथियार के साथ साथ इसकी गिरफ्तारी होती है। कानपुर की दुकानों से ये शख्स कारतूस खरीदता है। कुरुक्षेत्र से इसको लेकर फंडिंग की बात सामने आई और सप्लाई कंट्रोल का काम किया जाता है इसकी तरफ से। हथियार की सप्लाई के साथ साथ आपको यह भी बताते चलिए कनेक्शंस हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर विजय कुश कालरा की गिरफ्तारी हो चुकी है पिछले ही साल। बिहार से मोहम्मद परवेज आलम को गिरफ्तार किया गया है और बिहार से शशि और रवि रंजन की भी गिरफ्तारी हुई है।
पिछले साल 4 साथियों के साथ ये गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें AK-47 के 167 कारतूस भी बरामद किए गए थे। 4500 गोलियां, बड़ी संख्या में हथियार की बरामदगी होती है और ये खेप कानपुर से नालंदा लाई जा रही थी। और इसलिए इस कामयाबी को अब आगे बढ़ाते हुए कनेक्शंस कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, इसे लेकर अब जानकारी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। एक्शन में ईओयू भ्रष्ट अफसरों पर इस वक्त है, जिसमें ईओयू का शिकंजा लगातार जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों पर पड़ता हुआ और ईओयू की टीम इस वक्त पूछताछ में जुटी है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार से पूछताछ की जा रही है। सहरसा में डीआरडीए निदेशक हैं वैभव और एसडीपीओ गौतम कुमार से पूछताछ की गई है। किशनगंज में एसडीपीओ हैं गौतम कुमार और उनसे कल 6 घंटे की ये पूछताछ जो है वो पूरी की गई और दोनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये मामला है, जिसे लेकर पूछताछ का सिलसिला कल भी 6 घंटे तक चला और भ्रष्ट अफसरों पर कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है ईओयू की तरफ से, उसकी बानगी, जिसमें डीआरडीए निदेशक वैभव से पूछताछ की जा रही है। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लोग, जीरो टॉलरेंस की नीति पर बिहार सरकार बार बार ये कहती रही है कि अगर भ्रष्ट लोक सेवक हैं या अधिकारी हों या कर्मचारी हों, हर एक शख्स इस कार्रवाई के दायरे में जरूर आएगा। गौतम कुमार ये भी इसी दायरे में, जिनसे कल 6 घंटे की पूछताछ हुई। डीआरडीए के निदेशक वैभव से आज पूछताछ जो है वो हो रही है और ये दोनों ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति का अर्जन किया। भ्रष्ट लोक सेवक और सहरसा के डीआरडीए के निदेशक वैभव कुमार से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ईओयू की टीम ने 30 नवंबर को वैभव कुमार के सहरसा समेत कुल 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान ईओयू की टीम अलग अलग तौर पर काम करती हुई नजर आई। वैभव कुमार के सभी ठिकानों पर पहुंचकर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया और करोड़ों की चल अचल संपत्ति यहां से बरामद की गई। ईओयू के मुताबिक ये सभी संपत्ति वैभव ने काली कमाई से हासिल की है और इसके बारे में आज उनसे ईओयू कार्यालय में पूछताछ इस वक्त की जा रही है। पटना स्थित ईओयू कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। भ्रष्ट लोक सेवक वैभव कुमार से जो है वो ईओयू जो पूछताछ जो है वो करने के लिए तलब की है और ईओयू के पूछताछ के नोटिस पर वैभव कुमार जो है वो यहाँ पहुंचे ईओयू कार्यालय, जहां इनसे जो है पूछताछ किया जा रहा है। बताते चले कि वैभव कुमार के जो विभिन्न ठिकाने हैं, 6 ठिकाने पर 30 मार्च को ईओयू ने जो है वो एक साथ छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान जो है बड़ी संख्या में इनके जो चल अचल संपत्ति है उसका उद्भेदन किया था। ईओयू के जो एडीजी हैं मेजर हसनैन खान, उनको यह इनपुट मिला था कि बिहार के 2 भ्रष्ट लोक सेवक, एक जो है वो किशनगंज के जो एसडीपीओ हैं गौतम कुमार, वो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है उन्होंने। दूसरा जो है वो सहरसा के डीआरडीए के जो निदेशक हैं वैभव कुमार, इन पे भी भ्रष्टाचार का मामला था और इन दोनों के ठिकानों पर जो है 30 मार्च को एक साथ छापेमारी की गई थी। और बताते चलें इस छापेमारी के कार्रवाई के दौरान जो वैभव कुमार हैं इनके कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और वैभव कुमार जो हैं वो बताते चले कि 2013 में बीपीएससी के द्वारा ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे और अपनी सेवा काल में ये छपरा, भोजपुर, समस्तीपुर, सहरसा के साथ साथ अन्य जिलों में पदस्थापित रहे। वैभव कुमार के विरुद्ध जो है 2,41,14,00,000 रुपए का आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो है मामला सामने आया था, जिसमें एफआईआर दर्ज करके तलाशी अभियान चलाई गई थी, छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान जो ज्ञात आय जो है उससे 78.3% अधिक जो संपत्ति है वो हासिल करने का मामला सामने आया था। और बताते चलें कि वैभव कुमार जो है पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक में 2008 से 2013 तक कार्यरत रहे। इनकी पत्नी भी जो है भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है और इसके साथ साथ बताते चलें कि वैभव कुमार जो है अपनी पत्नी, अपने पिता और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है अकुत संपत्ति उन्होंने बना रखा है और इसी मामले में जो है वो छापेमारी की गई थी और अब आज इनसे जो है इस अकुत संपत्ति के संदर्भ में जो है वो विस्तृत पूछताछ जो है वो की जा रही है।
पूछताछ के दौरान क्या बातें जो है वो वैभव कुमार बताते हैं, अपने ऊपर जो लगे आरोप हैं वो क्या वो स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, क्या उनका कहना होता है, क्या दलील होती है, इसी को जानने के लिए ईओयू ने जो है उन्हें तलब किया है और ईओयू के नोटिस के आधार पर वो यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। बताते चले कि कल जो है इसी तरह से जो डीपीओ थे किशनगंज के गौतम कुमार, उनको जो है तलब किया गया था और अब जो जानकारी डीजीपी ने दी है बातचीत के दौरान, उन्होंने बताया है कि इनका निलंबन की प्रक्रिया जो है वो सरकार के द्वारा की गई है, अधिसूचना भी आएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इन लोगों को तलब किया जाएगा ईओयू के द्वारा और पूछताछ जो है वो की जाएगी। फिलहाल ईओयू के जो अधिकारी हैं वो इन दोनों भ्रष्ट लोक सेवकों से जो है वो पूछताछ किए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सरकार की पैनी नजर है। मंत्री दिलीप जायसवाल का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। रोजाना 2-4 लोगों पर यह कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। भ्रष्टाचारियों पर सरकार की पैनी नजर है। जिलावार भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों की एक लिस्ट ही बनाई जा रही है और सभी पर कड़ी कार्रवाई एक एक कर जरूर होगी। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए और अभी स्पेशल ड्राइव की शुरुआत किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन 2-3 लोग पूरे बिहार के अंदर कोई न कोई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी या सरकार के महकमे के लोग या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़ाए जा रहे हैं। और देखिए, किशनगंज के एसडीपीओ सस्पेंड कर दिए गए। एसडीपीओ गौतम कुमार सस्पेंड है। डीजीपी विनय कुमार की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, जिसमें ईओयू ने छापेमारी और पूछताछ की। सरकार के स्तर से अधिसूचना सस्पेंड करने को लेकर जारी कर दी गई है। तो भ्रष्टाचार के मामले में देखिए, कार्रवाई की गाज गिर चुकी है भ्रष्ट एसडीपीओ के ऊपर। तो ईओयू की छापेमारी के बाद पूछताछ लगातार चल रही थी और अब सरकार के स्तर पर अधिसूचना कार्रवाई के तौर पर सामने आ चुकी है। हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था, क्योंकि उसमें अंतर्राज्यीय आयाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो एनआईए के द्वारा काफी बृहद रूप से उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वगैरह कई राज्यों में रेड किया गया है, बिहार में भी रेड किया गया है और उसमें काफी उसका प्रभाव पड़ा है। गोलियों की सप्लाई को हम लोग चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काफी सफल हुए। एकदम अंतर्राज्यीय कालड़ा ब्रदर्स हैं, वो पंजाब से पकड़े गए हैं और भी इसमें अंतर्राज्यीय आयाम है, जिसको एनआईए स्पष्ट रूप से अनुसंधान। तो भ्रष्ट लोक सेवक और सहरसा के डीआरडीए के निदेशक वैभव कुमार से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में है। ईओयू के द्वारा किया जा रहा ये पूरी जो कार्रवाई उनके तरफ से की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि टीम ने 30 नवंबर को वैभव कुमार के सहरसा समेत कुल 6 ठिकानों पर यहां पर एक साथ आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई जो है उनकी तरफ से की गई और अब गाज जो है एक एक करके ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है, जिसमें लगातार बढ़ रहा है बीमार लोगों का आंकड़ा। अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार ऐसे शख्स जो शराब का सेवन किए हुए हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और अस्पताल में इलाज कराने वाले ऐसे लोगों की संख्या अब 19 हो चुकी है। अब नाम भी जरा जानते चलिए। कामेश्वर राम, अच्छेलाल पासवान, सोहन महतो, ललन राम, रामचंद्र राम इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए और अब तक कुल 19 लोग सदर अस्पताल में इस परेशानी को लेकर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी हुई। इसमें एक और चौकीदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसमें रघुनाथपुर के चौकीदार सुरेश यादव को के भाई बताया जा रहा है कि चौकीदार के भाई ने ही स्पिरिट दिलाई थी। सुखाड़ी शाह को यह स्पिरिट दिलाई गई और तस्कर सुखाड़ी शाह का खुलासा इस वक्त बड़े तौर पर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो चौकीदार है उसके भाई ने ही स्पिरिट पहुंचाई या दिलवाई। एक और चौकीदार की भूमिका अब इस वक्त जांच के दौरान संदिग्ध पाई गई है।
खबर मोतिहारी से, जहां जहरीली शराब से 10 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। जहरीली शराब कांड में एक ऐसा भी परिवार है जो अब पूरी तरह से सड़क पर आ चुका है। परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बालगंगा के लड्डू शाह की मौत निजी नर्सिंग होम में हो गई थी। वहीं लड्डू शाह की 5 बेटियां हैं जिनके लिए परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा है। लड्डू शाह की पत्नी ने कहा कि उनकी तबीयत भी खराब रहती है। वहीं उनकी बड़ी बेटी रानी ने कहा कि हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन अब पिता का साया सर से उठ चुका है। में हुए जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं कई लोग अभी भी हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं। लड्डू शाह की भी मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। और लड्डू शाह को 5 बेटी है। देखिए, 5 बेटियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 5 बेटी हैं और उनकी पत्नी जो आज विधवा हो गई है, वो लगातार उनका रो रो कर बुरा हाल है। जहरीली शराब पी के मर गया। अच्छा, के पिए ला? कोई जानकारी मिलल? पटीदार पिया यार। जानबूझ शराब के हमेशा सब यहाँ बनत रहे का? मेरे घर के सामने वो रोज हमेशा बेचता था। रोज पिए वो? नहीं, रोज नहीं पीते थे। उस दिन जबरदस्ती पिया दिया सब। हैं? जबरदस्ती पिया दिया है सब। अच्छा, पहले नहीं और उसकी बीवी मिला के अच्छा। जहर मिला के पिया दिए। उसकी बीवी पकड़ाई है, पिंकी देवी। तुम लोग कई भाई बहन हो? 5 बहन। 5 बहन। तुम पढ़ाई भी करती? हाँ, 8 में है। 8 में पढ़ाई करती। तो रुआ ये बात बताई कि जानकारी रुआ कैसे मिलल कि शराब में जहर बा? रुआ ये ना रही? नहीं है। अच्छा, अब बच्चा फिर बेटिए रह गेरली सफाइया करवाए। हम गेर बेटी के ऑपरेशन करावे। 6 दिन वहाँ गेला भेर तिले फोन आयल वहाँ से कि अति बहुआ के बेहालत बा। हाथ गोड़ छरपटावत रहे, लेके भागल लोग। तो वहाँ अच्छा, तिले पुलिस लोग थाना सब प्रभारी चौक पर तो सब लेके में अथी कैलक लोग भर्ती। कहाँ पीले रहस? कोई गिलास पीले रहस? कुछ जानकारी? ना, हमारे जानकारी नहीं। हम तो रोले ना रही तो जानकारी कथी ना रहलन, पिलावल गए रहे जानबूझकर, जहर मिलाकर। वो बहुत जाने दुश्मन है पहले से। तो पता लगे शराब बेचाई लगी है? हाँ, सबको कोई रोकल कोई ना लगा? पुलिस पकड़ पुलिस में हाँ, ना? हाँ, हाँ, हैं? भल छठ के भी पकड़ाए रखा थाना पर गेल, जेल में गेल, फिर छूट के चल आए रखा। देखिए, जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये परिवार जो है लड्डू शाह का परिवार है। 5 बेटी है, पत्नी है। लगातार ये मांग कर रही है कि सरकार जो है उनको मुआवजा दे, ताकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके और जो भी शराब बेचने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा शराब बेचने का हिम्मत वे लोग नहीं कर सके। उनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो शराब कांड पर डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया। पूरी घटना बेहद दुखद थी। शराब की पूरी खेप को जब्त किया गया है और सभी मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। करीब 1500 लीटर मिथनॉल जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने सभी तरह की कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में सुनिश्चित की है और आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। आपको बताते चलेंगे कि इस मामले में 10 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है और इसे लेकर डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान। मोतिहारी शराब कांड में जो शराब के खेप थे वो जब्त कर लिए गए हैं। सभी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ा दुखद कांड था, एक बड़ी दुखद घटना थी और इसमें पुलिस के स्तर से एसआईटी बना करके डीआईजी प्रोहिबिशन को वहाँ कैंप कराया गया है। वहाँ पर एसआईटी गठित की गई है और सभी मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो मेथनॉल उसमें पाया गया है, जांच में प्योर मेथनॉल पाया गया था, जो इसमें करीब 1500 लीटर जब्त किया गया है। यदि वो पूरा उसका उपयोग कर लेते तो काफ़ी एक बृहद रूप से इसका प्रभाव पड़ता, लेकिन हम लोग सभी प्रकार की कार्रवाई उसमें पूर्ण कर ली। तो मोतिहारी में इस जहरीली शराब ने 1 हफ्ते से कहर बरपा रखा है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या, ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 10 तक पहुंच गया। कई लोग अब भी अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनकी हालत गंभीर है। फिर कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। इस कांड से जुड़े कई माफिया जो है इस वक्त
कानून के शिकंजे इनके ऊपर अब कसने शुरू हो चुके हैं। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। वे लगातार देसी शराब बनाने में लगे हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्करी भी करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। जहरीली शराब कांड के बाद भी सिर्फ मोतिहारी से हर दिन आ रही तस्वीरें इस बात को दिखाती हैं कि शराब माफिया को कानून का कोई डर नहीं है। पुलिस ने एक बार फिर से देसी शराब की 8 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। 4700 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही कि इस पर पूर्ण विराम कब लगेगा। तो देखिए, इस बिहार में 10 साल से शराबबंदी है। पुलिस भी लगातार शराब तस्करी को लेकर कार्रवाई कर रही है, फिर भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया तस्करी के अलग अलग तरीके अपनाकर अपने इस धंधे को बदस्तूर जारी रखने की कोशिश में है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तरबूज में छिपी शराब, कार की बॉडी में शराब, नमक की बोरियों में शराब, भूसा के बोरे में शराब, खीरा कटहल के नीचे छिपी शराब, खेतों में शराब की भट्टी। मोतिहारी शराब कांड में मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, लेकिन शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बेखौफ तस्कर में कोई खौफ नहीं है। हालांकि पुलिस शराब कांड के बाद लगातार कार्रवाई कर रही है, बावजूद शराब माफिया को कानून का कोई डर नहीं है। बिहार के कई जिले में हर दिन शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर अपने धंधे को चमकाने में लगे हैं। मोतिहारी में जहां 4700 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया, वहीं समस्तीपुर में जब एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई तो शराब माफिया का खेल सामने आया। गाड़ी में लाखों की विदेशी शराब लदी थी। छपरा में भी तस्कर नमक की बोरियों में छिपाकर शराब की खेप ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और धंधेबाजों के मंसूबे पर पानी फिर गया। औरंगाबाद में तो शराब माफिया ने मिनी फैक्ट्री ही लगा रखी थी। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में बोतल के ढक्कन और कच्चा माल बरामद किया गया। सिर्फ आज की इन 4 जिलों की ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि पुलिस डाल तो शराब के धंधेबाज बात चल रहे हैं और शराबबंदी को फेल साबित करने में लगे हैं। तलाशी ली गई और उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। टोटल 92 कार्टून। ये इंपीरियल ब्लू रिजर्व ग्रेन विस्की है, जिसकी कुल मात्रा 828 लीटर है। वाहन चालक, वाहन मालिक एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। शराब माफियाओं ने तस्करी के तरीके बदल दिए हैं। छपरा से शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है। सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास बरौनी एक्सप्रेस में तलाशी करते समय लावारिस हालत में रखे तरबूज के अंदर से शराब बरामद की गई। तस्करों ने बड़ी चालाकी से तरबूज को काटकर उसके अंदर शराब की बोतलें छिपा रखी थी, जिससे किसी को शक न हो। तरबूज के अलावा पुलिस ने जांच करते हुए एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर छिपी शराब को जब्त किया है। मोतिहारी में एक हफ्ते से जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कई लोग अब भी अस्पताल में हैं, जिनकी हालत गंभीर या फिर आंखों की रोशनी तक चली गई है। इस कांड से जुड़े कई माफिया पर कानून का शिकंजा भी कसा है। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वे लगातार देसी शराब बनाने में लगे हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्करी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबानी परिवार एक बार फिर से अपनी आस्था और परोपकार के लिए सुर्खियों में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने हाल ही में केरल के 2 सबसे प्रमुख मंदिर राजराजेश्वरम और गुरुवायूर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और जहां उन्होंने विभिन्न प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का दान दिया। इनमें ऐतिहासिक पूर्वी गोपुरम का जीर्णोद्धार और मंदिर के हाथियों की
मानवीय और आधुनिक देखभाल के लिए पहल जो है वो इसमें शामिल है। वहीं अनंत अंबानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं महज पूजा स्थल नहीं है, वे जीवंत संस्थाएं हैं जो आस्था, समुदाय, करुणा और प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव को पोषित करती हैं।